ये वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट बेस्ट हिंदी कहानियन को जाता है। मोहिनी धर्मपुर नाम के गांव में रहती थी, जहां ज्यादा सुख सुविधा थी। मोहिनी बचपन से बहुत से सपने देखने वाली लड़की थी, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके पिता एक बकरी चरवाहा थे, जिनके पास ढेर सारी बकरियां थी। मोहिनी भी बकरियों को लेकर ऊंची पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाती थी। उस ऊंची पहाड़ी से कई सारे बादल ही बादल नजर आते थे। उन बादलों को देखकर मोहिनी कहती, शादी से पहले तो मुझे ये धर्मपुर गांव मिल गया, लेकिन शादी के बाद काश मुझे कोई जादुई गांव वाला ससुराल मिल जाए, जहाँ खूब सारे बादल हो, जिन पर बैठकर मैं उड़ सकूं, चंदा मामा सूरज से मैं बातें कर सकूं। हाय, काश ऐसा जादुई गांव का ससुराल मुझे मिल जाए, तो फिर अपनी तो लाइफ सेट हो जाए। बस मैडम, अगर दिन में सपने देख लिए हो तो अब नींद से जाग जा। और वो देख, तेरी बकरी पहाड़ से नीचे की ओर जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पहाड़ी से नीचे गिर जाए और तेरे माँ बापू आज ही तुझे पीट पीट कर तेरे जादुई वाले गांव में पहुंचा दे। नहीं नहीं, चल उसे रोकते हैं, जल्दी चल। मोहिनी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके पिता बकरी चरवाहा थे। मोहिनी उनकी इकलौती बेटी थी। उसकी अब शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए अब उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने विक्रम नाम के लड़के से मोहिनी का ब्याह कर दिया। मोहिनी अपने ससुराल आ गई। सुहाग रात की अगली सुबह ठंड के मौसम में मोहिनी अंगड़ाइयां लेते हुए बिस्तर से नीचे उतरी। उसका पति विक्रम अभी तक सो रहा था। हाय, ये तो मुझे सचमुच जादुई गांव का ससुराल मिल गया। मेरा तो सपना सच हो गया। तभी बादलों में से उड़ती हुई एक परी आई। ससुराल की पहली सुबह मुबारक हो महारानी, आपका दिन शुभ हो। अब मैं चलती हूँ। मोहिनी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक उसके पास ही एक बादलों का ढेर आ गया। मोहिनी ने बादलों को छुआ और उसे छूते ही वो बादलों पर बैठ गई। बादलों पर बैठकर ही वो उड़ने लगी। ऐसा सुख तो मेरी किसी भी सहेली को नहीं मिला होगा। तभी उसके सामने चंदा मामा आ गए। कैसी हो मेरी भांजी? अरे चंदा मामा, आप? मैंने तो सुना था आप रात में निकलते हो। आप दिन में कैसे आ गए? रात में तो मैं बाकी लोगों के लिए निकलता हूँ, मैं खास तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम दिन रात जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ठीक है, चलिए। चंदा मामा ने मोहिनी को अपनी गोद में ले लिया। अब वो चांद पर ही बैठी थी। चंदा मामा उड़ते उड़ते उसे सबसे पहले सूरज के पास लेकर चले गए। कैसी है मेरी भतीजी? बादलों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। सूरज चाचू, आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ। कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से कुल पिंड मेरी खोपड़ी पर गिरेगा और मेरी नींद खुल जाएगी? अरे नहीं मोहिनी, ये जीती जागती सच्चाई है। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हें कोई भी ग्रह परेशान करे तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं सबको जलाकर खाक कर दूंगा। चलो मोहिनी, अब मैं तुम्हें अपने बाकी दोस्तों से मिलवाता हूँ। चंदा मामा मोहिनी को लेकर बृहस्पति ग्रह के पास चले गए। बृहस्पति ग्रह के पास पहुँचते ही इतनी तेज तूफान आया कि मोहिनी बादलों सहित अपने बिस्तर पर विक्रम के पास जाकर गिरी। विक्रम, इतनी अच्छी दुनिया में आकर तुम सो रहे हो? पता है, सुबह सुबह चंदा मामा मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने ले गए थे। मैं सूरज चाचू से मिलकर आई हूँ। पता है आपको? विक्रम नहाने के लिए झरने के नीचे चला गया। मोहिनी जब अपनी सास के कमरे में गई तो वो पहले से ही नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। सासू माँ, मैं आपको जगाने ही आ रही थी, आप तो पहले ही उठ गई। हाँ बहू, हमारे पास बस 2 दिन का समय है इस जादुई गांव में रहने का, इसलिए मैं कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहती। अच्छे से इस जादुई गांव में रह लेती हूँ, फिर तो हमें अपनी उस गरीबी की दुनिया में वापस लौटना ही है। ये क्या कह रही हो सासू माँ? हाँ बहू, तू भूल गई क्या? ठीक है, मैं तुझे फिर से याद दिला देती हूँ। बेटा, हम लोग बहुत गरीब थे, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। तेरी नई नई शादी हुई थी और बाहर कोहरा गिर रहा था, बर्फ गिर रही थी। सुहाग रात की अगली सुबह जैसे ही तूने घर का दरवाजा खोला, वैसे ही बाहर तेज तूफान आ रहा था। सारे लोग उड़ उड़कर इधर उधर गिर रहे थे। लोगों के घर तबाह हो रहे थे, फिर भी तू बिना डरे उन्हें बचाने के लिए निकल गई। अरे वाह, बाहर कोहरा तो ऐसे गिर रहा है जैसे कि कोई स्वर्ग हो। लेकिन ये क्या, इतनी तेज तूफान में सारे गांव के लोग इधर और उधर उड़े जा रहे हैं। लोगों के घर भी तबाह हो रहे हैं। मुझे सबको बचाना होगा। तभी मोहिनी ने देखा कि एक बच्ची उड़कर नीचे खाई में गिरने जा ही रही थी, लेकिन मोहिनी ने उस बच्ची को बचा लिया और खुद खाई में गिर गई। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। तभी उस खाई में बहुत सारे बच्चे गिरते हुए आए जो मोहिनी के ऊपर ही गिर गए। मोहिनी को काफी चोट लग गई। सारे बच्चे रोने लगे। दीदी, पूरा गाँव उड़ गया, हम लोग खाई में गिर गए, अब हम लोग मर जाएंगे ना। नहीं बच्चों, ना ही मैं तुम लोगों को मरने दूंगी और ना ही इस गांव को कुछ होने दूंगी। सबको ऊपर लेकर चलूंगी। मोहिनी ने उन सभी बच्चों को अपनी साड़ी में बांध लिया और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगी। तूफान मोहिनी को ऊपर नहीं आने दे रहा था।
लेकिन मोहिनी की हिम्मत के आगे वो तूफान भी उसे हरा न सका और अंततः मोहिनी उन बच्चों को बचाकर फिर से ऊपर पहाड़ी पर बने गांव में आ गई। बिटिया, तुमने तो आज वो काम कर दिया जो इस गांव के मर्द भी नहीं कर सके। ये सब देखकर गांव वालों को बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत हुआ, गांव वालों, आप लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जाओ और अपने घरों को ठीक करो। मोहिनी, माँ, चलो मेरे साथ। विक्रम, मोहन और उसकी माँ सड़क पर आ चुके थे। उनका घर टूट चुका था। धीरे धीरे रात हो गई और वो किसी जंगल में तंबू बनाकर रहने लगे। विक्रम, हमने तो हमेशा सबके साथ अच्छा किया, फिर हमारे साथ ही अच्छा क्यों नहीं हुआ? उन गांव वालों ने हमारे बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि हम कहाँ रहेंगे। ऊपर वाले, क्या यही है तेरा न्याय? तभी वहाँ पर इंद्रदेव प्रकट हुए। विक्रम, मोहिनी और उसकी सास ने हाथ जोड़ लिए। हे इंद्रदेव, इतना भयंकर तूफान लाने की क्या जरूरत थी जिसमें हमारा घर और परिवार ही उजड़ गया? हे देवी, मैं कुछ भी नहीं करता। जो कुदरत का नियम है स्वयं घटित होता है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे प्रसन्न कर दिया। बिना अपनी जान की परवाह किए अपने गांव को बचाया। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आप तो इंद्रदेव भगवान हो ना। हम मनुष्यों की ख्वाहिश पूरी करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। मेरा बचपन से एक सपना था कि मेरा जादुई गांव में ससुराल हो, जहां मैं बादलों में उड़ सकूं। क्या मेरा ये सपना पूरा हो सकता है? धरती लोक पर जादुई गांव होना तो असंभव है, लेकिन हाँ, केवल 2 दिन के लिए मैं तुम्हें बादलों में जादुई गांव का ससुराल दे देता हूँ, ताकि तुम अपने बचपन के सपने को जी सको। इतना कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। अरे हाँ, मुझे अब याद आया। मैं तो इस जादुई गांव की ससुराल में ऐसा खो गई थी, कुछ याद ही नहीं रहा। उनके घर को इंद्रदेव ने धन दौलत से भर दिया था और घर के बाहर बिल्कुल बादलों जैसा ही माहौल था। तभी वहाँ पर इंद्रदेव आ गए। मोहिनी की मासूमियत की वजह से मुझे ये करना पड़ा। ये राजमहल तुम्हारा है, ये सारी धन दौलत तुम्हारी है। ये सब जानकर मोहिनी बहुत खुश हुई। थोड़ी ही देर बाद गांव वाले उनके राजमहल में आए और माफी मांगने लगे। अरे, आप लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए हमें बचाया, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम इतने मतलबी हो गए कि आपके घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर वाले ने आपको आपके कर्मों का फल आपको दे दिया। आप लोग हमेशा खुश रहे। अब मोहिनी का जादुई गांव का ससुराल तो नहीं था, लेकिन वो राजमहल किसी जादुई महल से कम भी नहीं था, जहाँ हर तरह की सुख सुविधा थी। अब मोहिनी अपने पति विक्रम और अपनी सासू माँ के साथ खुशी खुशी उस राजमहल में राज करने लगी। आ जाओ भाभी, आराम से। सुरेखा, ये ले, नेक तो तूने मांगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे बिना मांगे ही दे दोगे। अब भैया, भाभी को अंदर ले आओ। आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे, तू भी थोड़ा आराम कर ले, हमारा नाश्ता पानी भाभी देख लेंगी। भाभी, भाभी। अरे चुप हो जाओ भैया, दोनों भाभियाँ बहुत थक गई थी तो सो रही हैं। अच्छा, और तू नहीं थकी क्या? ओहो भैया, बस आप लोगों के लिए नाश्ता भिजवाकर मैं भी जा रही हूँ सोने। चलो अब आप यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, जाओ भाभी को अंदर ले जाओ। सुरेखा के जिद करने पर विष्णु अपनी नई नवेली दुल्हन कविता को लेकर अपने कमरे में चला गया और सुरेखा उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। और फिर कुछ घंटों के बाद बहुत बढ़िया नींद आई। सुरेखा, एक कप चाय तो पिला दे। जी भाभी, बस अभी लाई। रुको सुरेखा, चाय तो मैं भी लूंगी, पर साथ में खाने के लिए भी कुछ बना देना। वो क्या है ना, खाली चाय गैस बनाती है मुझे। जी भाभी। सुरेखा सारे काम निपटाकर थोड़ा आराम करने ही जा रही थी कि तभी उसकी दोनों बड़ी भाभियों ने उसे नए काम बता दिए, जिन्हें वो बेचारी बिना कुछ कहे चुपचाप करने चली गई। असल में सुरेखा के माता पिता जिंदा नहीं थे और अब उसकी जिम्मेदारी उसके 3 भाइयों जयेश, रमेश और विष्णु पर थी। और सुरेखा अपने तीनों भाइयों की लाडली थी, लेकिन उसकी दोनों बड़ी भाभियां 1 नंबर की कामचोर थी, लेकिन दिमाग से बहुत चालाक थी। अपने पतियों के सामने तो वो सुरेखा को सिर आंखों पर बिठाकर रखती थी, लेकिन उनके इधर उधर होते ही उस पर ऑर्डर जमाना शुरू कर देती थी। सुरेखा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में बवाल हो। लेकिन अब घर में एक और बहू थी। अरे दीदी, मुझे लगा आप सो रही होंगी। अब इस वक्त चाय कोई मेहमान आए क्या? नहीं नहीं, वो बड़ी और छोटी भाभी जग गई है ना, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा, वैसे हैं कहाँ भाभी? मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, वो आपसे शाम को मिलेंगी आपकी मुंह दिखाई के वक्त। ठीक है, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, आप जाकर आराम करो, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना। कविता ये देखकर हैरान थी कि घर की इकलौती बेटी काम पर काम किए जा रही है और दोनों भाभियों को अपने कमरे से निकलने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन फिलहाल वो भी चुप रही और फिर शाम को, बिल्कुल सही कहा आंटी, बस इस हीरे को तराशने का काम अब हमें करना है। सही कहा भाभी। अब वैसे कविता, तुम किसी बात की चिंता मत करना, जैसा हम कहें बस वैसा ही करती जाना। क्यों भाई, तुम दोनों क्या इसकी सास हो? सास नहीं, पर हम जेठानियां तो है ना इसकी। इस घर के तौर तरीके तो हम ही सिखाएंगे ना इसे। पहले खुद तो सीख लो तौर तरीके, फिर इसे सिखाना।
मेहमान का इतना कहना था कि नीरजा और नंदिता वहीं उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। तब सुरेखा ने बीच में आकर किसी तरह मामला शांत कराया और ये सब देखकर कविता को इतना तो समझ में आ गया कि उसे अपनी जेठानियों से क्या नहीं सीखना है। और फिर अगले दिन, वाह भाई वाह, आज आलू के पराठे तो गजब बने भाई। कविता भाभी ने बनाए हैं। और जरा ये खीर तो खाकर देखिए भैया, ये तो कमाल की बनाई है कविता भाभी ने। आज सारा काम इन्होंने ही किया, मुझे तो किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने दिया। कविता, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, क्यों भैया? इतना कहकर जयेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर कविता को दे देता है और फिर रमेश ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर जहाँ कविता, सुरेखा और विष्णु बहुत खुश थे, तो वहीं नीरजा और नंदिता जलकर राख हो चुकी थी। नाश्ते के बाद नीरजा के कमरे में दोनों काफी देर तक खुसुर फुसुर करती रही और फिर उन्होंने कविता को भी उस कमरे में बुला लिया और फिर, जी भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ कविता, कुछ बात करनी है तुमसे, वैसे कुछ समझाना था, अगर तुम समझना चाहो तो। कहिए ना भाभी। कविता, तुम घर के कामों में जरूरत से ज्यादा ही लग रही हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुरेखा सब अच्छे से कर लेती है। अरे पर भाभी, वो क्यों करे सारा काम, हम बहुओं की भी तो। अब हमें गलत मत समझो कविता, हम ये सब सुरेखा की भलाई के लिए कर रही हैं। तुमने देखा तो है, सुरेखा दिखने में ज्यादा सुंदर तो है नहीं। अब ऐसे में अगर घर के कामकाज भी अच्छे से नहीं सीखेगी तब तो होने से रहा उसका ब्याह। हाँ और नहीं तो क्या, तीनों भाई पिछले 4 सालों से जी जान से कोशिश कर रहे हैं, उसके दहेज पर सब कुछ लुटाने को तैयार है, पर बावजूद इसके एक भी जगह बात नहीं बनी। तब हमने सोचा कि रंग रूप से ना सही, पर हो सकता है कि गुणों से ही अपनी सुरेखा के भाग खुल जाए और कोई उसे पसंद कर ले। पर भाभी, अरे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ कविता, हमने कहा ना कि इसी में सबकी भलाई है। और सुनो, सुरेखा के भाइयों के सामने ये जाहिर मत करना कभी। असल में तीनों भाइयों के दिमाग में हमारे सास ससुर एक फितूर भर कर गए हैं कि सुरेखा के पैर बड़े शुभ हैं। अरे अगर इतनी ही खुशकिस्मत होती तो अब तक ससुराल ना पहुंच गई होती, अपने यहाँ मायके में ही पड़ी रहती क्या? बिल्कुल सही कहा भाभी। कविता, तुम खुद ही सोचो, आखिर जरूरत क्या है घर के कामों में खुद को झोंकने की? आराम से सारा दिन आराम करो और जब ये लोग ऑफिस से आ जाएं तो फटाफट पहुंच जाओ किचन में, तब तक सुरेखा सब करके रखती है। और मजे की बात तो ये कि वो अपने भाइयों से कुछ कहती भी नहीं। चुप हो जा। अब कविता, तुम समझ रही हो ना जो हम कहना चाह रहे हैं? हाँ भाभी, मैं सब समझ गई। अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ ना, पर सीधा अपने कमरे में जाना, रसोई में नहीं। इसके बाद कविता वहाँ से सीधा अपने कमरे में गई और कई घंटों तक बाहर नहीं निकली। ये देखकर दोनों बड़ी बहुओं को लगा कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है और उसकी देवरानी कविता भी अब उनकी टीम में है। और फिर करीब 1 हफ्ते बाद, अरे कविता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं? रुको, मैं अभी पानी मंगवाती हूँ। सुरेखा, ओ सुरेखा। रुकिए भाभी, पानी मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे घर वाले आए हैं, तुम यहाँ बैठकर सबसे बातें करो, अब सुरेखा कर लेगी सब कुछ। नहीं भाभी, आज ये सब मुझसे मिलने नहीं बल्कि सुरेखा दीदी से ही मिलने आए हैं। आप दोनों बैठिए ना, मैं बस अभी आई। नीरजा और नंदिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक तीनों भाई भी घर आ गए और फिर, भाई, जिस दिन मुझे कविता ने सारी बात बताई मेरा तो दिल खुश हो गया। सच भैया, अपने सुरेखा के लिए जैसा चाहा था वैसा परिवार अब जाकर मिला है। हाँ भैया, ये बढ़िया हो जाएगा, कविता का मायका सुरेखा का ससुराल हो जाएगा। वैसे भी दोनों में खूब पड़ती है। ये लो, सुरेखा आ गई। हाँ तो भैया, लड़की सुशील है, संस्कारी है, इस बात की गारंटी तो मेरी, बाकी सब आप देख लो। सुंदर भी है। मुझे रिश्ता मंजूर है। सुरेखा दीदी, आप भी अच्छे से देख लो, लड़का इंजीनियर है, संस्कारी है और मेरा भाई है। सुरेखा ने सर्वेश को देखा और फिर मुस्कुराकर कविता को, और फिर, लो जी, इसी बात पर निकालो बालूशाही, क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगी भाभी? अब मेरा मतलब है काजी। तो इस तरह सुरेखा का रिश्ता तय हो गया और अब वो बहुत जल्द दुल्हन बनकर अपने घर से विदा लेने वाली थी। दूसरी तरफ उसकी दोनों भाभियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सुरेखा की विदाई के बाद अब उनकी दाल कैसे गलेगी, क्योंकि कविता से जीत पाना तो फिलहाल उन्हें नामुमकिन ही लग रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।